अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, सियासी तौर पर मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ हैं और उनके मुख्तलिफ मोटोज़ होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोटो है रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी मोटो को लेकर एक गाना बना है, सबको मिलेगा मेरी जान, रोटी, कपड़ा और मकान। सबको मिलेगा मेरी जान, रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, ये फिल्म ज़रूरत का गाना है। हम जोड़ेंगे प्यार का रिश्ता, जहाँ जहाँ पे टूटा है। स्क्रीन प्ले व हिदायतकार असद तारिक की फिल्म। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सैफुद्दीन सैफ ने। कोशिश उन्होंने ये की कि अवामी दौर में इस फिल्म को रिलीज़ करें, और उन्होंने वो गाना भी डाल दिया, सबको मिलेगा मेरी जान। और सैफुद्दीन सैफ ने मुख्तलिफ गानों की मुख्तलिफ शायरी की और बहुत पुरअसर शायरी की थी। लेकिन चूँकि इस फिल्म में भी शाहिद और रानी का वही रानी तवायब बनती है बाद में, यही चीज़ उमराव जावेदा में, दीदार में, सुरैया भोपाली में, दिलरुबा में और बहुत सी फिल्मों में ये चीज़ें रिपीट हो रही है। तो इसी वजह से लोगों ने इस फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया। आग से आग बुझा लेते हैं, आग से आग बुझा लेते हैं। और इस फिल्म की दूसरी बात ये है कि एक फिल्म बनी थी प्यासा रज़िया भट्ट के नावल से, तो वो तो फिल्म नाकाम हो गई। वो भी असद तारिक की फिल्म थी, उसमें भी रानी और शाहिद थे, और उसमें इलियास कश्मीरी ने शाहिद के वालिद का किरदार अदा किया था, और यहाँ पे तालिश ने किरदार अदा किया था। कहानी उसी को ज़रा सा रद्द-बदल करके ये ज़रूरत फिल्म बनाई गई। हर वक्त होटलों में बैठे रहना, हमारा लोगों के साथ बैठकर बातें करना, डॉक्टरों के साथ मजमा लगाकर बैठे रहना, ये है उसका सारे दिन का प्रोग्राम। मगर आप ये मुझे क्यों सुना रही हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर है इसलिए कि तुमने उसे खराब किया है। शाहिद की अम्मी सबिया खानम अब जवानी में बहुत खूबसूरत होती है, तो तालिश एक दौलतमंद शख्स है। वो उसकी खूबसूरती से मुतासर होकर उसे शादी तो कर लेता है, लेकिन उसे वो शौहर का प्यार नहीं देता, और एक ही बेटा होता है सलीम। और ये चूँकि गरीब घराने से ताल्लुक़ है और उसके खून में गुर्बत रची बसी हुई है, ये ज़्यादातर नौकरों के साथ उठना बैठना, और उसके वालिद यानी कि तालिश को ये बात बुरी लगती है कि कभी नौकरों के साथ बैठता है, और अक्सर बाप बेटे की चपकलिश होती है। और इस बात से सबिया खानम परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं किसकी साइड हो जाऊं। डॉक्टर, दरअसल मेरी माँ गरीब आदमी की खूबसूरत बेटी थी। शेर साहब ने जज्बात में आके शादी कर ली। मेरी माँ जहेज में खूबसूरती के सिवा कुछ न ला सकी। सलीम, थोड़े अरसे बाद शेर साहब ने महसूस किया कि उन्होंने घाटे का सौदा लिया है। उन्होंने सोचा अगर शादी बराबर वाले खानदान से हो जाती तो लड़की के साथ लाखों रुपए की जायदाद भी आ सकती थी। चुप हो जाओ सलीम। इसीलिए शेर साहब ने आज तक इतनी गरीबी के जुर्म को माफ नहीं किया। उसने मेरी माँ को कभी बीवी तस्वर नहीं किया। एक सर खरीद कनीज बनाकर इस बंगले में रखा है। सलीम, माँ, अपने आप को फरेब देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तू सच बोल नहीं सकती तो कम से कम सच सुनने की हिम्मत तो पैदा कर ले। तो शायद यानी कि सलीम शाम को जाता है एक होटल पे, छोटे से होटल पे। वहाँ पे रानी ने लड़के वाला रूप धारा हुआ है, वहाँ पे एक टेबल बॉय का किरदार अदा कर रही होती है। साहब जी, हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, बहुत मरती है आप पर। अच्छा, कैसी है? जवान है, खूबसूरत है और बड़े अमीर बाप की बेटी है। अब शीदे, ये जो अमीर लड़कियाँ होती है ना, शायर और मुसव्विरों से मोहब्बत करना फैशन समझती हैं। तो बहुत से लोग उसको ताना देते हैं, तो आप शायद कितने करीब क्यों जाते हो? तू दूसरों की बात छोड़, ईमान से अगर तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी करता। साहब जी, ये आप कैसी बातें करते हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तेरा नाक नक्शा देखकर लगता है कि तुझे लड़की होना चाहिए। लड़की होता तो मैं तुझसे शादी करता। तेरा नाक नक्शा देखकर लगता है कि तुझे लड़की होना चाहिए। लेकिन एक तकरीब में जब शाहिद उसे ज़बरदस्ती कहता है कि आप मेरे साथ चाहें, क्योंकि शाहिद एक शायर होता है, मुशायरे में इसको लेकर जाते हैं, तो वहाँ रात को इसकी विग गिर जाती है, तो पता चल जाता है कि वो लड़की है। रात मेरे कमरे में कोई चोर आया था। अच्छा,
तुझे कैसे मालूम हुआ? मैं सो रहा था कि खिड़की बंद होने की आवाज आई। मैंने कहा कौन है, फिर जल्दी से मैं खिड़की की तरफ गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन चटखनी खुली थी। सीधे ये कमबख्त होटल ही कुछ पूरे साल किस्म का है। मेरे साथ भी रात एक अजीब हादसा हुआ। वो क्या? शेर लिखते लिखते मेरे सिगरेट खत्म हो गए। अचानक मुझे याद है कि पूरा पैकेट तुम्हारे पास मौजूद है। मैं सिगरेट लेने तुम्हारे कमरे में आ गया। मेरे कमरे में? हाँ, और वहाँ तुम्हारे बजाय एक नहायत हसीन और जमील लड़की सोई हुई थी। लड़की सोई थी? बाद में मालूम हुआ कि गलती से मैं दूसरे कमरे में दाखिल हो गया हूँ। और शायद फिर वह गाना गाता है कि रात उसे बेहिजाब देख लिया। रात से बेहिजाब देख लिया, चांदनी में गुलाब देख लिया। शायद आके इसके वालिद को कहता है कि भी मैं इसके साथ शादी करूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये होटल पे वेटरगिरी करे। तुम्हें गरीब अपाहज और बेसहारा आदमी की इज्जत को नंगा करके क्या मिल गया सलीम बाबू? मुझे रशीदा से मोहब्बत है और मैं इसके मेहनती हाथों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ऐसे शादी करूंगा। अब दूसरी तरफ रंगीला एक बहुत मालदार आदमी है। वो उसकी बेटी शायद पे फिदा है। वो चाहता है रंगीला कि शायद की शादी मेरी बेटी के साथ हो, क्योंकि मेरे दो मिले हैं, मैं दोनों अपनी बेटी के हवाले करता हूँ। तो अब मिलों का बात नाम सुनकर तालिश की आंखें खुल जाती हैं कि यार जिस बेटे को मैं कुछ भी नहीं समझता था वो तो बहुत मालदार बन रहा है। बेगम, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा कि बास लोगों की राय सलीम के बारे में बहुत अच्छी है। तो सलीम, इसकी वजह क्या है? ये इसकी क्या वजह होगी? कुछ लोग बेवकूफ भी हो सकते हैं। अरे नहीं भाई, अब तो हम भी सोच रहे हैं तुम में जरूर कोई बात है, वरना सेठ कासिम जैसा अक्लमंद आदमी बिला वजह किसी की तारीफ नहीं करता। नहीं सेठ साहब, उस अक्लमंद आदमी को आपसे कोई काम होगा। अरे उसे मुझसे काम नहीं, तुमसे है। वो अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाहता है। मेरा रिश्ता सलीम के साथ? हाँ, रिश्ते की बात तो इससे पहले भी कई लोग कर चुके हैं, लेकिन मुझे कासिम बहुत पसंद आया। समझदार और पक्का बिजनेसमैन है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एक ही लड़की है जो उसकी 2 मिलों की वाहिद मालिक है। तो उसकी शादी करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि आप तो अपनी जायदाद अपनी बेबी के नाम लिख देंगे। हाँ, मेरी हर चीज का वारिस मेरा बेटा सलीम है। आगे बुला के ये आपके पास चला गया तो फिर मेरे पास क्या रहा? लेकिन शायद मना करता है और फिर एक गाना गाता है कि प्यार है ये व्यापार नहीं है। प्यार है ये व्यापार नहीं है, शादी कारोबार नहीं है। उससे तालिश को और गुस्सा आ जाता है। फिर तालिश और शायद की और चपकलिश हो जाती है। अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो समझ लो कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मुझे मंजूर है सेठ साहब। तो अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इस बागी और गुस्ताख बेटे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। आपको ये तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद चांदा में रहना नहीं चाहता। तो इसी चपकलिश में तालिश उसकी माँ को तलाक दे देता है। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैंने सारी उम्र तुम्हारे हर हुक्म की तारीफ, तुम्हारे हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन तुम सलीम को घर से निकाल दो, ये नहीं हो सकता। मेरा एक ही बेटा है और यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। मैं इसे तुम्हारी जिद पर कुर्बान नहीं कर सकती। अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूं। मुझे इस घर से कौन निकाल सकता है? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? क्या ये तुम्हें दहेज में मिला था? ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिया था। कौन थे तुम लोग? तुम्हें अपनी औकात याद नहीं? जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? जब 25 बरस की खिदमत का यही सिला है। माँ, इसने तुमसे शादी कब की थी जो तलाक का सुन के तुम्हें अफसोस हुआ है? तो शायद अपनी माँ को लेकर एक गरीब घर में इनके नाजिम के घर आ जाते हैं। फजलो, उसे ले जाकर किसी ऐसी जहन्नुम में फेंक दो जहाँ से कयामत तक उसे कोई तलाश न कर सके। आज रात भी ये काम हो जाएगा सेठ। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। रशीदा! रशीदा कहाँ है? तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी?
मैं पूछता हूँ रशीदा कहाँ है? क्या बकते हो? किस रशीदा की बात करते हो? जिसे आपने अपने गुंडों के जरिए अगवा कराया है। अगवा मैंने किया है तो यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ पुलिस को इत्तला दो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, अदालत से इंसाफ मांगो। आप बड़े महंगे दामों बिकता है सेठ साहब, इसके लिए काबिल वकील की जरूरत होती है। तो वहाँ पे इसकी माँ मर जाती है और शायद वहाँ से लाहौर चला जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे घूमते घामते उसकी मुलाकात होती है। कभी से कभी भी एक गरीब आदमी होता है। पहली बार इस शहर में आया हूँ। चलो अच्छा, किसी ऐसी जगह ले चलो तो हमारे दिल की तरह वीरान हो। यहाँ? हाँ बाबू, इस शहर में इससे बढ़कर कोई वीरान जगह नहीं है। अरे भाई क्यों मजाक करते हो? यहाँ तो बड़ी रौनक है। कोई बात नहीं बाबू, 2-4 कदम चलोगे तो इस रौनक के पीछे छुपी हुई वीरानियां खुद ब खुद नजर आ जाएंगी। क्या कहने रशीदा, मेरा नाम रशीदा नहीं, लैला है। लेकिन शायद की गुर्बत उसकी कहानी सुनकर उसे अपने घर ले आता है। घर में उसकी माँ बहार बेगम, सूफिया बानो, तो वो शायद की मेहमानदारी करते हैं। हालांकि कभी खुद गरीब आदमी होता है, अपनी जो टैक्सी जो किराए की होती है उसको गिरवी रखकर शायद को खाना खिलाना पिलाना घुमाना। और ये माँ बातों से पढ़ा लिखा और चेहरे से शरीफ आदमी मालूम होता था, इसलिए घर ले आया। तुम्हें तो खामा खा कोई ना कोई मुसीबत मोल लेने का शौक है। हो सकता है बाप की मौत, अगवा और जुदाई के सदमे ने उसकी याददाश्त को खत्म कर दिया हो और वो अपना माजी भूल चुकी हो। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर ठीक है, आज दोनों भाई मिलकर वहाँ चलते हैं। इंशाल्लाह एक ही मुलाकात में सारी हकीकत खुल जाएगी। अब इसी बहाने रोजाना आना जाना, फिर घर में उनके फाका हो जाता है कभी के घर पे। तुम क्यों लाए हो? क्या राशन लाना जुर्म है? हाँ ये जुर्म है। तुम हम पर तरस खाने वाले कौन होते हो? तुम्हें हमसे हमदर्दी जताने का क्या हक है? मेरे घर में पैसे खर्च करके तुमने मुझे जलील करने की कोशिश की। जलील तो तुमने मुझे किया है। घर वालों ने चटनी के साथ रोटी खाई और मुझे सब्जी बनाकर भेज दी। बताओ मैं क्या खाता रहा हूँ? क्या कहता रहा हूँ? खामोश। मैंने अपनी गरीबी के जख्म दिखाकर तुमसे रहम की भीख तो नहीं मांगी थी, मगर इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। तुम लोग तो अपनी फितरत से मजबूर होते हो। तुम रईसों की आदत होती है कि गरीब की मोहब्बत के भी दाम चुका देते हो, उसकी मेहमान नवाजी की कीमत अदा कर देते हो। चलो तो आजा नवाज, बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उठाओ अपना सामान। नवाज, इस चार दीवारी के अंदर इतना घटिया मेहमान नहीं रह सकता। निकल जाओ, निकल जाओ। जबान पर लगाम दो। तुम कौन होते हो इसको घर से निकालने वाले? जैसे तुम हो उसी तरह ये भी इस घर का बेटा है। खलील, क्या कभी अच्छे दिन भी आएंगे? जरूर आएंगे भैया, जब माँ अंदर ही अंदर खुल खुल कर मर जाएगी, बीवी खुशहाली का ख्वाब देखते हुए बूढ़ी हो जाएगी, मुन्ना गंदी गलियों में खेलते हुए आवारा हो जाएगा। सबको मिलेगा मेरी जान, सबको मिलेगा मेरी जान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ पे तालिश की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो अलाउद्दीन जो कि उनका फैमिली डॉक्टर है और साकी उनका मुलाजिम है, वो एक ड्रामा करते हैं कि भी आपको कैंसर है, अब आपकी दौलत क्या करेंगे? आपको कैंसर है। कैंसर? नहीं डॉक्टर, इस मर्ज से तो इंसान मर जाता है। वो तो इंसान बगैर मर्ज के भी मर सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई मोहलक है
और इसका कोई इलाज नहीं। तो फिर मेरी ये मिले, मेरे बंगले, मेरी दौलत, मेरी जायदाद, इन सब का क्या होगा? ये तो सेठ साहब जैसे दुनिया का दस्तूर है वैसे ही होगा। जैसे मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मेरी औलाद को मिलेगा, इसी तरह आपकी जायदाद आपके बीवी बच्चों को मिलेगी। लेकिन मेरी बीवी मर चुकी है और मैं बेटे को आग कर चुका हूँ, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस हालत में इस तमाम दौलत पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी और ये काम के काम आएगी। दुनिया का कोई आदमी आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता सेठ साहब। ये बढ़िया आपकी फाइल, मैं जा रहा हूँ। मुंशी, खुदा के लिए रुक जाओ। ये तन्हाई, ये अकेलापन मुझे मार डालेगा। क्या दुनिया में कोई इंसान सलीम को वापस ला सकता है? हाँ, अगर मिल जाए तो रशीदा ये काम कर सकती है। रशीदा? अरे उसको तो हमने बेच डाला था 5,000 रुपए में। बदलो, रशीदा को फौरन वापस लाओ, हमें उसकी सख्त जरूरत है। बाद में जब शायद वहाँ आता है तो गाता है कि हम बिछड़ जाएंगे सदा के लिए। मसूद राना की आवाज़ में बहुत खूबसूरत सा गाना, वहाँ रानी को होश आ जाता है जैसे फिल्म में होता है। हम बिछड़ जाएंगे सदा के लिए। तबीयत बहुत खराब है। बहन, मैं आपके लिए उनका पैगाम लाया। मेरे लिए? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सलीम साहब उनकी मौत की खबर सुनकर भी नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने ये फर्ज आपके सुपुर्द किया। मेरे बेटे। तो यहाँ पे तारिश को बता देते हैं कि हमने ड्रामा किया था, आपको कोई कैंसर नहीं है। अब मुझे मौत की परवाह नहीं, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन सेठ साहब, आपको मरने का इतना शौक क्यों है? डॉक्टर, आप ही ने तो कहा था मुझे कैंसर है। इलाज तो मैंने किया है, लेकिन ये नुस्खा मुंशी जमीरुद्दीन ने तजवीज किया है। मुंशी जी, तुम भी बड़े हजरत हो। और जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो दोस्तों के साथ तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी फिल्म है। अब ये सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, सूर्या भोपाली, दीदार, अंजुमन। तो इसी वजह से अक्सर हसन तारिक की फिल्में नाकाम इस वजह से हुई कि वही कास्ट और कहानियों पे बहुत कम तवज्जो देते थे, तो एक ही कहानी बार बार, तो उनकी फिल्मों में वो बातें नहीं थी। जैसे एक फिल्म थी औलाद, वो भी एक बड़ी अच्छी मुनफरद स्टोरी थी, लेकिन उसको उस तरह पिक्चराइज न कर सके जिस तरह प्यासा को। तो नाजरीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।